नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के हवाले से कहा है कि जो विधायक और मंत्री काम नहीं करेंगे जनता उन्हें हरा देगी, जिस पर कांग्रेस का तंज कसा है। कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ राजवत ने कहा है कि इससे साफ सिद्ध होता है कि बीजेपी के मंत्री और विधायक काम नहीं करते। देखिए एक रिपोर्ट। गुजरात मॉडल पर बीजेपी करेगी काम, तो क्या कटेंगे बीजेपी विधायकों के टिकट? कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजवत का बीजेपी पर तंज, विधायक और मंत्रियों ने नहीं किया काम। जैसे जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी अपनी तैयारियों को और भी तेज कर रही है। सीएम शिवराज का अपने मंत्रियों और विधायकों से 1-to-1 चर्चा की बात हो या अच्छा काम करने के निर्देश। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सीएम शिवराज के हवाले से कहा है, जिसने अच्छा काम नहीं किया है उसको जनता हरा देगी। वो जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा वो अपने अपने विधानसभा से जीत के आएगा। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वो आदमी मतलब जीत के नहीं आएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है, अच्छा काम करो, क्योंकि मुख्यमंत्री भी रात दिन मेहनत करके 1-2 घंटे सोते हैं। वहीं पशुपालन मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजवत ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के इस बयान से साफ हो जाता है कि पिछले 17 सालों से बीजेपी के मंत्री और विधायकों ने कुछ भी नहीं किया। अब अपने मंत्रियों को ये बोल रहे हैं, प्रेम सिंह जी को बोला है जो पशुपालन मंत्री है कि अच्छा काम करोगे तो टिकट मिलेगी और जीतोगे, नहीं करोगे तो हार जाओगे, टिकट नहीं मिलेगी। तो ये बात स्वयं शिवराज सिंह जी ने स्वीकार ली है कि उनके मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड शून्य रहा है और इस बात को उनको स्वीकारना पड़ा और मंत्रियों को कहीं ना कहीं उनकी क्लास लगानी पड़ी। इससे ये साबित हो गया है कि विगत 17 वर्ष में मध्य प्रदेश में किसी मंत्री ने कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया, खुद पशु बन के पशुओं का चारा खा गए। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज है और उसी तेजी से बयानों के झोंके आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस झोंकों का असर राजनीतिक गलियारों में कितना होता है। स्पेशल डेस्क न्यूज आवर। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे सुना ही है कि 2023 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में बयानबाजी भी तेज हो चुकी है, जहां बीजेपी एक तरफ कहती है कि अगर काम नहीं हुआ है तो टिकट नहीं देगी मंत्रियों विधायकों को, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस पर तंज कसा है। तो इसी पर आज हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। शिवम शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता दिव्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे दिव्या जी आपसे कि बीजेपी ने जिस तरीके से कहा है कि उन मंत्रियों विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा जिन्होंने काम नहीं किया है। एक बात बताइए, अगर आप खुद इसको स्वीकार कर रही हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया है तो जनता कैसे विश्वास करेगी? पूजा जी, आपने खुद ने अभी बयान सुनाया, उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ऐसा टिकट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा रिपोर्ट कार्ड हम सब स्टडी करेंगे, और ये तो तय बात है, सबकी रिपोर्ट कार्ड स्टडी होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप तैयारी करेंगे जनता के बीच में जाने की तो आपका एक रिपोर्ट कार्ड हर एक का तैयार होता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और उसका एनालिसिस होना भी चाहिए। देखिए, चुनाव जो होता है वो समर है, वो युद्ध है, और यहाँ पर मैं माननीय अरुण जेटली जी को कोट करना चाहूंगी, क्योंकि ये एक वो ऐसा युद्ध है जहां पे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल नहीं होता है। यहाँ जो जीता है वो जीता है, तो आपको कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपना कैंडिडेट जब चुनेंगे तो वो कैंडिडेट एबल भी होना चाहिए और केपेबल भी होना चाहिए। तो वो दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी तब आप जनता के बीच में जाएंगे, तभी आप जनता के बीच में जाकर और अपनी बातों को रखकर, अपनी योजनाओं के साथ बीच में जाकर, हितग्राहियों के बीच में जाकर आप तभी जाएंगे और तभी आप सफल भी हो पाएंगे।
तो बहुत सारा कुछ, एक आपकी छवि है, आपका काम करने का तरीका है, आपकी सरकार ने क्या काम करा है, जी। आप उनके बीच में कैसे जा रहे हैं, ये बहुत सारी बातें मैटर करती है। और ये कहीं उन्होंने नहीं कहा है कि आपने काम नहीं कहा है। और सिद्धार्थ राजावत जी जो है, वो आप और हम जानते हैं कि उनके शब्दों के मायाजाल को वो खुद ही समझ ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कहाँ शब्द का चुनते हैं और कहाँ लेकर जाते हैं, ये रोज हम डिबेट में भुगतते हैं। तो इसलिए उनकी बातों पर हम एक नया डिबेट तैयार करना, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत उचित होगा। ठीक है शिवम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि बीजेपी तो महामंथन कर ही रही है, रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। विधायकों को टिकट देना नहीं देना, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, ये उनका मामला है। आप ये बताइए कि कांग्रेस कब महामंथन करेगी? क्या आपके विधायक ठग से काम कर रहे हैं? जरा बताने की कोशिश करें। नमस्कार करता हूं। और रही बात यह जो प्रसंग आपने उठाया है कि कांग्रेस इस रणनीति का पालन करके टिकट वितरण करेगी, या जो भारतीय जनता पार्टी ने एक मॉडल पेश किया है जिसमें जो भी इनके मंत्री विधायक काम नहीं कर रहे हैं उनका उन्होंने टिकट काटने का कहीं ना कहीं निर्णय लिया है, या फिर उनको उस प्रकार से उनकी भूमिकाओं को कम करने का निर्णय लिया, जो अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस स्तर तक जाकर के अक्षम है। इनके विधायक मंत्री व उनका प्रशासन पर उस प्रकार का स्टैंड नहीं रहा होगा। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में मंत्रियों को यह चेतावनी देनी पड़ रही है कि आपके विभाग का कामकाज, आपका जनता के साथ जो कनेक्शन है, यह चीजें आप दुरुस्त करिए तो आपको टिकट तक नहीं मिलेगा। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश में गवर्नेंस की क्या स्थिति कर रखी है। लेकिन इन सब के बीच यह बात भी समझने योग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी नेता जनता के सामने अपने रखे हैं, जो भी जनता जिनको टिकट पिछली बार मिला था, जो आगे चुनाव लड़ने के इच्छुक है, वह सभी कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में, अपने जो उनका कार्यस्थल है वहां पे एक व्यापक प्रभाव रखते हैं, और उस प्रभाव के माध्यम से ही वह जनता का जनादेश प्राप्त करके चुन के आते हैं। हमने कोई धर्म या फिर जाति या संप्रदाय के नाम पर लोगों को भड़काते हुए वोट लेने का काम नहीं किया है। हमारा जो नेता है वह जनता के साथ सतत संपर्क के माध्यम से ही चुन करके आया है। तो ऐसे में तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी भड़काती है, भड़काते हुए वोट मांगती है? निश्चित तौर पर भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आप बयान देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, तो शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वह प्रदेश को कोई न कोई नया उन्मादी मुद्दा देने के लिए होती है। आजकल शिवराज सिंह चौहान भी, जो उनकी सो कॉल्ड एक लिबरल छवि हुआ करती थी, उसको छोड़ करके कहीं न कहीं एक कट्टरवाद की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको यह बात समझनी होगी कि जो आज मध्य प्रदेश में जो एक चीज सबसे ज्यादा जिसकी कमी है वह चीज है गवर्नेंस की। क्योंकि आप देखिए शिवराज सिंह चौहान के इस कार्यकाल में कोई भी एक ऐसी न तो महत्वाकांक्षी योजना आई है जिस पर जनता विश्वास कर पाई हो, न तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे कोई ऐसा काम हुआ है कि जिस पर जनता विश्वास, न तो जो वेलफेयर स्कीम जैसे कि कर्ज माफी हो गई, पेंशन योजना हो गई, या फिर कोई अन्य एक पब्लिक सेक्टर की स्कीम, ऐसा कुछ इस प्रदेश की सरकार में जो शिवराज सिंह चौहान का ये जो आखिरी कार्यकाल है इसमें देखने को नहीं मिला है। इनकी सरकार अब फटीग में चल रही है। यह सभी इन्होंने अपने दिन गिनने शुरू कर दिए हैं कि कितना जल्दी यह सत्ता को एक बार पुनः कमलनाथ जी के हाथों में सौंपे, और तभी शायद इनको भी विश्वास है कि इस प्रदेश के विकास की नई इबारत अगर कोई व्यक्ति लिख सकता है तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में तो कांग्रेस सरकार बनेगी, वही लिखने का काम करेगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से बीजेपी महामंथन कर रही है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी महामंथन करना चाहिए? आपको क्या लगता है, कांग्रेस क्या मुगालते में है? पार्टी अपने अपने स्तर पर कर रही है, कांग्रेस भी अपने स्तर पर कर रही है, भाजपा भी अपने स्तर पर कर रही है। और जैसा कि ये जो अभी बयान आया है मंत्री जी का, ये बयान कोई बहुत आश्चर्यजनक बयान नहीं है। आमतौर पर राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने विधायकों को हमेशा ये निर्देश, ये हिदायत देते हैं कि जाकर के आप काम करिए, अगर काम नहीं करेंगे तो आप अपनी छवि भी बिगाड़ेंगे और पार्टी की छवि भी बिगाड़ेंगे। और आप देख लीजिए, भाजपा हो या कांग्रेस हो, जब भी नए चुनाव होते हैं तो कितने सिटिंग एमएलए के टिकट कटते हैं। ये मान करके चलिए कि छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों के भी टिकट कटेंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा के विधायकों के भी टिकट कटेंगे। और ये कुछ बातें ऐसा नहीं होती कि बंद कमरे में कही जाए, ये बातें आमतौर पर भी कही जाती हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है 89 के लोकसभा चुनाव को अगर आप याद करिए
तो राजीव गांधी जी ने सारे अपने कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों को बुलाकर के यही बात कही थी कि सीधे जनता से जुड़िए और जनता के काम करिए, और अगर जनता से काम नहीं करेंगे तो और उसी बैठक में ये जो सब लोग भाजपा के लोग और सारे लोग कोट करते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे मिलते हैं, ये उसी बैठक का उनका सेंटेंस था कि आप कदाचार पर कंट्रोल करिए, 1 रुपया हम जारी करते हैं जो 15 पैसे को मिलते हैं। उसी बैठक में उन्होंने कहा था कि जनता से जुड़िए और जनता के काम करिए। तो कुल मिलाकर के हर राजनेता, हर राजनीतिक दल के अपनी पार्टी के लोगों को समझाते हैं, और शिवराज ने भी अगर वही समझाया है तो मेरी दृष्टि में तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जो भी विधायक हैं उनको अपने क्षेत्र में जुड़ना चाहिए और अपने काम करना चाहिए, तभी उनका टिकट पक्का होगा और तभी उनकी पार्टी दोबारा फिर से जीत के आएगी। ठीक है दिव्या जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे और जो विधायक या मंत्री काम नहीं करेंगे तो पार्टी से कहीं ना कहीं या टिकट नहीं मिलेगी, या रिपोर्ट कार्ड आप लोग तैयार करने का कह रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर जैसे कि अगर कोई विधायक या मंत्री काम नहीं करता है, आप उसकी जगह पे नया चेहरा लेके आएंगे, तो क्या जनता उस नए चेहरे को स्वीकारेगी, क्या विश्वास कर पाएगी, क्योंकि नया चेहरा होगा वो? पूजा जी, 2-3 बातें आप ही के संदर्भ में कहना चाहूंगी। माननीय रमेश जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एक कदम आगे इसलिए रहती है क्योंकि कुछ नवाचार करने की हिम्मत भी रखती है, मादा भी रखती है। नवाचार का अर्थ ये है कि हम अब की बार एक्सपेरिमेंट करके, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में भी जब ये नगर निगम के चुनाव थे तब भी होंगे, तो कुछ युवा चेहरे, कुछ पढ़े लिखे चेहरे, कुछ सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप, और जो हम उसमें परिवारवाद से मुक्त हो, कुछ एज का पैरामीटर, कुछ इस तरह के नवाचार लेके भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उन्होंने उतारा था। हैरानी की बात है कि कांग्रेस के पास सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है ही नहीं। अभी भी आप अपने बुजुर्ग नेताओं पर ही भरोसा कर रहे हैं। आपके पास सेकेंड लाइन को आप प्रमोट करने का काम करते ही नहीं है, तो आप नए लोगों को किस तरह से खड़ा करेंगे, ये थोड़ा सा विचार करने का विषय, जो भारतीय जनता पार्टी नवाचार करती है, प्रयोग करती है और करने भी वाली है। तो दोनों चीजें होंगी, एक ये कि आपका रिपोर्ट कार्ड, दूसरा ये कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, नए चेहरों को आप लेकर आएंगे, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप आप तैयार करेंगे, तो हर चीज से एक नया प्रयोग भी होगा, एक फ्रेशनेस आती है, एक थॉट प्रोसेस नया आता है, और युवा जब नेता आएगा तो वो अपने साथ बहुत कुछ नई चीजें लेकर आएगा, नई सोच लेकर आएगा, नई परंपराएं लेकर आएगा। 2 बातें शिवम जी ने कही थी, आपके माध्यम से उसका जवाब देना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा था कि हम कौन सा वाद, तो वाद मतलब कौन सी आइडियोलॉजी। तो पहले तो आप कांग्रेस डिसाइड करे कि उनका कौन सा वाद है, ये कौन सी आइडियोलॉजी लेकर आना चाहते हैं वो। क्योंकि दिक्कत ये है कि अब उनका जो जितना आइडियोलॉजी थी वो सारी की सारी अब शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट और ड्रिफ्ट दोनों हो रही है। मतलब आप अपने पद से थोड़ा सा अलग भी हट रहे हैं, अपनी सोच नहीं करना चाह रहे, पहचान नहीं बना चाह रहे। तो दिक्कत ये हो रही कि आप अपनी पुरानी जो तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आ रहे थे, अब आप सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन ना ये होगा ना वो होगा, तो पता नहीं आप कहाँ चले जाएंगे, वो मुझे समझ के परे है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आपने बात कही विश्वास की, आपके विधायकों के विश्वास की, तो सर अभी बहुत रिसेंटली शिवम जी आपके पास एक क्लासिक एग्जाम्पल है अविश्वास प्रस्ताव का। जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए थे, आपके ही विधायक माननीय कमलनाथ जी या आपके अध्यक्ष जी पर विश्वास नहीं कर पाए थे और अपने अपने क्षेत्र में बोले कि भागवत कथा मिलनी ज्यादा जरूरी है, ये तो अविश्वास वगैरह चलता रहेगा। और स्वयं कमलनाथ जी उस अविश्वास पर विश्वास नहीं कर सकते थे और वहां नहीं मौजूद थे। तो आप बताइए कि आप लोग किस तरह से लेकर आएंगे और क्या बात करना चाहेंगे? थोड़ी सी विचित्रता सवाल पूछा, शिवम जी से जवाब ले लेते हैं। शिवम जी इसका जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक बात रही किसी विधायक का व्यक्तिगत धार्मिक अनुष्ठान या कार्यक्रम की वजह से, भागवत कथा की वजह से विधानसभा में जो कार्रवाई थी उसमें अनुपस्थित रहने की, तो मैं एक बात दिव्या जी को रेखांकित करना चाहूंगा कि अभी लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन पहले एक प्रदेश का व्यापक स्तर का, बड़े स्तर का प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के कई अंचलों से कृषकों को भोपाल लाया गया था। मुख्यमंत्री ने उनके साथ बैठक ली थी, लेकिन क्योंकि उसी वक्त जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, जो उस विभाग के जिम्मेदार मंत्री हैं कमल पटेल जी, उनके यहाँ जया किशोरी जी एक जो मशहूर कथावाचक है, उनकी भागवत कथा चल रही थी। तो कमल पटेल इतना बड़ा अपने जो राजनीतिक दायित्व है, उनका जो इस राज्य के प्रति कर्तव्य है, उसकी पूर्ति न करते हुए वह जा करके उस भागवत कथा में अपना समय दे रहे थे।
तो यह अपने आप में स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं उनकी इन चीजों को लेकर के कितनी गंभीरता है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और उसके बावजूद हमने पूरी मजबूती के साथ कमलनाथ जी, डॉक्टर गोविंद सिंह की नेता प्रतिपक्ष जो है उनके नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव लाया और उसको विजय हासिल करने का प्रयास किया। हो सकता है हम असफल रहे, लेकिन हमने सदन के फ्लोर पर भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, उनकी सरकार के जो करप्शन है, उन चीजों को रेखांकित किया है। और जनता अगर भारतीय जनता पार्टी से मुगालते में न रहे कि जनता ये चीजें ऑब्जर्व नहीं कर रही है, ये इसका स्टेटमेंट जनता तक पहुंच रहा है। और दूसरी बात जो एक बड़ा विषय था कि आखिर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन करते हुए टिकट काट रही। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को थोपने का काम तो लंबे काल से कर रही है। अपनी मानसिकता, अपनी सोच, अपना जो उनका एक चीजों का रहन सहन का चलन है, वह चीज जनता पे थोपना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ ही यह नेताओं को थोपने का जो चलन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, वह अपने आप में राजनीति को दूषित कर रहा है। अगर कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कैपेबल नहीं है, उसके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह जनता के कार्यों को पूरा कर सके या जो जन सुलभ तरीके से स्वयं को उपलब्ध कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती जनता पर इम्पोज क्यों कर रही है? आखिर जनता को भी तो यह अधिकार है कि ऐसे जनप्रतिनिधि मंत्री बने, ऐसे जनप्रतिनिधि विधायक बने जो वास्तव में उनसे जुड़े हुए हो, जिनका गवर्नेंस पे होल्ड हो। और अब भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देकर के आखिर सरकार 4 साल से चल रही है, तो उनके परफॉर्मेंस का बीच में जायजा लेते और उसके हिसाब से मंत्रियों को घटाते बढ़ाते रहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। केंद्र में भी आप देखिए, कई राज्यों में यह जबरदस्ती मुख्यमंत्री थोपने का प्रयास करते हैं। अगर गुजरात में विजय रूपाणी इतने इनकम्पोर्टेंट थे, तो उनको इतने वर्षों तक सत्ता पे क्यों काबिज रखा? चुनाव से एन वक्त पहले आपने प्रशासनिक सर्जरी करके चुनाव जीतना ही एकमात्र चीज लोकतंत्र में नहीं होता। प्राथमिक जो किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी का दायित्व है, वह राज्य या देश के लिए वह गवर्नेंस का है। अगर गवर्नेंस के इश्यूज पे आप पिछड़ते हैं और चुनाव से पहले कोई परिवर्तन करके कोई नया चेहरा लाके आप फिर चुनाव जीतना चाहते हैं, तो अलग चीज है। इसी तरीके से उत्तराखंड में आप पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को लाए, फिर तीरथ सिंह रावत को लाए, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी को लाए। इस प्रकार की चीजें लोकतंत्र में नहीं चलती है। नेताओं को थोपना, विचारधारा थोपना, यह राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बाज आनी चाहिए। जो जनता की भावना है उसको लेकर के ही आगे बढ़ने का काम अगर कोई दल करेगा तो जनता उसको स्वीकार करेगी। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में यह बात समझ चुकी है कि अंतोगत्वा जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि है और हम उसी के आशीर्वाद और जनादेश के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दिव्या जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी दिव्या जी ने कहा कि मैं अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे और हम बहुत सोच के लेकर आए थे। तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहूंगी कि जनता भी आश्चर्यचकित थी और सब लोग आश्चर्यचकित थे कि अभी क्या औचित्य था अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने का, जिसको आप शायद ताबड़तोड़ लेकर आ गए, बिना तैयारी के लेकर आ गए। और बहुत ही आपको पता था कि गिरने वाला है, पता था कि इसका कोई औचित्य नहीं है, पता था कि ये पास नहीं होगा, उसके बावजूद आपने उसको क्यों बिना तैयारी के लेकर आए? थोड़ा सा बहुत ही आश्चर्यजनक जरूर रहा। जो भी है कोई दिक्कत नहीं, आप प्रजातंत्र है, आप स्वतंत्र हैं, आप जब लेकर आना चाहे लेकर आइए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। लेकिन उस अधिकार का प्रयोग, उस अधिकार का आपने जब लिया है उसको, तो उसका कोई अगर निष्फल रहेगा तो फिर लगता है कि मुझे एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो गई, उसका कहीं कोई रिजल्ट नहीं निकला। आपके 34 प्रश्नों, 51 प्रश्नों के बीच में जीतू पटवारी जी जो है वो बहुत उत्तेजना में आ गए और अनाप शनाप उन्होंने आरोप लगाए। तो कम से कम उस सारी तैयारी के बीच में कहीं ना कहीं आपके विधायक जो है वो बहुत जैसे कहना चाहिए अति उत्साही है और प्रेस में छपने की आदत है उनको, जिसको हम छपास बोलते हैं। तो वो छपास की आदी है। तो आपको मीडिया में अगर रहना भी है तो कम से कम कोई सब्सटेंस लेकर तो आइए। क्यों बिना बात के कि आप विषय लेकर उठाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं था? तो सारा समय भी वेस्ट हुआ, अविश्वास प्रस्ताव भी वेस्ट गया, जिसका कोई फल भी नहीं निकला। जी ठीक है, शिवम जी बोलिए। जी देखिए सबसे पहली चीज है, लोकतंत्र में कोई चीज वेस्ट नहीं जाती है। हर चीज सदन की कार्यवाही रिकॉर्डेड है। आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, समझेंगी कि जब मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के नए नए आयाम गढ़े जा रहे थे, जब एक घोटालेबाज मुख्यमंत्री इस प्रदेश की सत्ता पर काबिज था, तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ उसका डटकर लड़ने का काम किया था। और जीतू पटवारी जी के बारे में इन्होंने कहा कि वह उत्साहित हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ होगा, जिस भी व्यक्ति को जनता की दुख तकलीफों से कहीं न कहीं सरोकार होगा, वह व्यक्ति जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कहीं न कहीं उत्साहित हो जाएगा, उसको लेकर के तैश में आएगा और अपनी भावनाएं भी व्यक्त करेगा। और तीसरी चीज,
तीसरी चीज आपने कही कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का समय उचित नहीं था या क्या था, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार विभिन्न गुटों में महाराज, नाराज और शिवराज के गुट में बटी हुई है, हर कोई मुख्यमंत्री की जो एकमात्र कुर्सी इस प्रदेश पर है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता उस पर आंखें गड़ा करके बैठे कि कब शिवराज सिंह चौहान, जिनसे अब इस प्रदेश की जनता उब चुकी है, वह कुर्सी खाली करे और कोई नया व्यक्ति हमारे पास रहने दीजिए। तो ऐसे में विधायकों और मंत्रियों का कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर अविश्वास इस प्रदेश की जनता देख रही है, और उस स्थिति में इससे बेहतर टाइमिंग, इससे बेहतर समय अविश्वास प्रस्ताव के लिए नहीं हो सकता था। और हो सकता है कि वह अविश्वास प्रस्ताव असफल हो गया हो, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, सदन की कार्यवाही में ऑन रिकॉर्ड यह चीजें गई हैं और आने वाले वक्त में पीढ़ियों को लोकतंत्र का सबक देने का काम करेंगी। चलिए ठीक है रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लूंगी कि जिस तरीके से बीजेपी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, महामंथन कर रही है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि कितना कारगर साबित होगा इनका ये महामंथन? क्या कांग्रेस को भी महामंथन करना चाहिए? क्या रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी चाहिए? क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक आने वाले हैं, तैयारियां जोरों शोरों से दोनों ही पार्टियां कर रही है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाना चाहिए और महामंथन तैयार किया जाना चाहिए। जो पार्टी अच्छा महामंथन का अच्छा रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी, मान करके चलिए कि सफलता उसके पक्ष में अधिक होगी। क्योंकि जैसा कि हमने पिछला चुनाव देखा था 2018 का, 2023 का चुनाव भी उससे कोई बहुत अलग नहीं है, एक एक वोट की लड़ाई होगी। ये ठीक है कि 2018 में 2, 4, 5 सीट किसी को ज्यादा आई और 5 सीट किसी को कम आई, लेकिन वोट का प्रतिशत दोनों पार्टियों का बराबर था। लगभग वही परिदृश्य आज भी है। ऐसी स्थिति में दोनों राजनीतिक दलों को रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चाहिए। जो एमएलए जीत कर आए हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी, और जो एमएलए हार गए हैं और जिन्हें दोबारा टिकट देना चाहते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी, कि वो जनता से कितने जुड़े हैं, इन 5 वर्षों में जनता के बीच कितने गए हैं, कितना दुख दर्द उन्होंने जनता का देखा है। और जो सक्षम लोगों को ऐसे रिपोर्ट कार्ड तैयार करके सक्षम लोगों को टिकट देगी, उसी पार्टी को अधिक सफलता की संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से बीजेपी जो है महामंथन कर रही है, रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, और बीजेपी महामंथन तो कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस जो है उस पर तंज कसती हुई यहां पर नजर आई। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से बीजेपी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, क्या आगामी विधानसभा चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा, या फिर बयानबाजी जो है वो तेज होने वाली है। तो फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक लिए देखते रहिए।